नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मशीन डिज़ाइन की इस मैराथन क्लास में। तो एग्ज़ाम के कुछ देर पहले हमें वो कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, वो कौन से चैप्टर में वो कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मशीन डिज़ाइन के लगभग सभी चैप्टर का क्विक रिवीजन करवाने वाला हूँ। कल रात को जो वीडियो दी थी उसमें आपको छठवें और सातवां चैप्टर का रिवीजन अच्छे तरीके से मैंने आपको करा दिया था, और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके बाद उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो आपको वहाँ पर बताए गए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक अभी शेयर कर दें और उन्हें भी जल्दी से आप लाइव क्लास में लेकर आ जाएं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और मशीन डिज़ाइन का पहला चैप्टर देखते हैं, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मशीन डिज़ाइन में आपका जो है सबसे पहला टॉपिक आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या होती है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, डिज़ाइन का कार्य मुख्य रूप से इंजीनियर द्वारा किए गए विभिन्न उत्पादों तथा निर्माण कार्यों को मनुष्य की आवश्यकताओं को बनाना होता है। यानी कि डिज़ाइन क्या होता है कि जब इंजीनियर किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करता है तो सबसे पहले वो उसका उद्देश्य होता है कि जो चीज़ उसने डिज़ाइन की है उसका उपयोग जो है वो मनुष्यों के लिए आसानी से आवश्यक हो। वो सभी चीज़ें आपकी डिज़ाइन के अंतर्गत कहलाती हैं। और डिज़ाइन का अर्थ भी यही होता है कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए एक नीति या निर्माण ही आपका डिज़ाइन कहलाती है। और वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है कि डिज़ाइन का तात्पर्य ऐसी योजनाओं या का निर्माण करना होता है जिससे लगभग सभी मनुष्यों की आवश्यकता की को जो है पूर्ति की जा सकती है। अब कोई भी चीज़ है जब बनाई जाएगी तो वो मनुष्य के लिए बनाई जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आपकी डिज़ाइन के अंतर्गत आती हैं। डिज़ाइन का प्रारंभ आवश्यकता को पहचानने के साथ होता है। यानी कि डिज़ाइन की जो शुरुआत ही होती है वो सबसे पहले डिज़ाइन की शुरुआत करने के लिए हमें उसकी आवश्यकता को पहचानना आवश्यक होता है कि उस चीज़ की हमें आवश्यकता क्यों है, उसका हम उद्देश्य किस लिए है। वो सभी चीज़ें आपकी डिज़ाइन के अंतर्गत आती है। और वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है कि अभिकल्पन यानी कि डिज़ाइन का प्रारंभ आवश्यकता को पहचानने के साथ होता है और उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नए वस्तुओं के निर्माण की योजना या पुराने वस्तुओं को नए क्रम से रखने की व्यवस्था ही आपकी डिज़ाइन कहलाती है। तो आई होप डिज़ाइन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं मशीन डिज़ाइन में, क्योंकि ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है कि आखिर मशीन डिज़ाइन होती क्या है। देखिए, जब हम मशीन डिज़ाइन की बात करते हैं, मशीन डिज़ाइन में क्या है कि जब हम जो हमारे पास पुराने विचार हैं उन विचारों में हम अपने नए आइडियाज़ मिक्स करके उनसे जब हम कोई चीज़ बनाते हैं और उस चीज़ के द्वारा हम अपना वांछित कार्य कर लेते हैं तो उसे ही सिंपली हम मशीन डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वर्तमान में उपलब्ध विचारों से उसमें नए विचार ऐड करके उस चीज़ की ड्राइंग बनाना, ड्राइंग बनाने के बाद उस चीज़ का निर्माण करना जिससे वह वांछित कार्य आसानी से कर सके, तो उसे हम मशीन डिज़ाइन कहते हैं। देखिए, मशीन डिज़ाइन में क्या होता है कि पहले हम उसको अपने दिमाग में सोचते हैं, फिर उसकी हम ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, फिर उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाते हैं, फिर जिस काम के लिए हमने उस चीज़ को बनाया है, यदि वो मशीन या वो कोई चीज़ अब उस काम को कर सकती है तो तभी हम उसे मशीन की संज्ञा देते हैं, मशीन कहते हैं। तो मशीन को शॉर्ट में 2 लाइनों में इस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मनुष्यों के यूज़ के लिए बनाए गए वांछित कार्य को करने वाली सभी चीज़ें मशीन डिज़ाइन के अंतर्गत आती हैं। और वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिखी भी है, मशीन अभिकल्पन अभियांत्रिक अभिकल्पन की एक प्रक्रिया होती है, अतः सामान्यतया मशीन अभिकल्पन और अभियांत्रिकी अभिकल्पन दोनों एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। आई होप आपको डिज़ाइन और मशीन डिज़ाइन समझ में आ गया होगा कि मशीन डिज़ाइन क्या होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। अब टाइप्स ऑफ डिज़ाइन क्या होती है उसके बारे में भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले वो आता है एडेप्टिव डिज़ाइन। एडेप्टिव डिज़ाइन क्या होती है? अडैप्ट माने होता है स्वीकार करना, यानी कि पहले से ही जो चीज़ें हैं उसी के अनुसार जो है डिज़ाइन बना देना, वो आपका एडेप्टिव डिज़ाइन कहलाता है। वो चीज़ यहाँ पर लिखी भी है कि इस पद्धति में पहले से उपलब्ध डिज़ाइनों को स्वीकार करके उससे पदार्थ को बना देना, प्रोडक्ट को बना देना, मशीन को बना देना, वो आपका एडेप्टिव डिज़ाइन कहलाता है। डेवलपमेंट डिज़ाइन में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में वस्तुओं का जो डिज़ाइन है वो पुराने समय से उपलब्ध डिज़ाइन में थोड़ा सा परिवर्तन करके
जब हम वस्तुओं को बनाते हैं तो वो आपकी डेवलपमेंट डिज़ाइन कहलाती है। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट डिज़ाइन में क्या होता है कि जो हमारे पास पुरानी डिज़ाइनें थी आज के समय में उसमें हम अलग-अलग चीज़ों में उसमें तकनीकी बदलाव करके उसके बाद जो हम डिज़ाइन बनाते हैं वो आपका डेवलपमेंट डिज़ाइन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट आपका आता है न्यू डिज़ाइन। अब न्यू से मतलब ये है कि नए-नए चीज़ों को बनाना, यानी कि सभी नए प्रकार की तकनीक को का उपयोग करके चीज़ों को बनाना ही आपका न्यू डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका आता है तार्किक डिज़ाइन, यानी कि जो आपका रेशनल डिज़ाइन होता है वो क्या होता है? देखिए रेशनल डिज़ाइन में क्या होता है कि इसमें हम उपलब्ध सभी प्रकार के जो मैथमेटिकल्स सूत्र होते हैं, फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं, उनका उपयोग करके एक एक्यूरेसी के साथ जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वो आपका रेशनल डिज़ाइन कहलाती है। बाकी इसी तरह की और भी हैं, इसको आप पढ़ के समझ लीजिएगा। जितनी इम्पोर्टेंट थी वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए अब पढ़ते हैं नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन के बारे में, यानी कि डिज़ाइन की यानी कि अभिकल्पन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले इसको भी आप यहाँ पर समझ लीजिए क्योंकि ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो अभिकल्पन यानी कि डिज़ाइन की आवश्यकता में सबसे पहली चीज़ आती है समस्या को पहचानना कि हमारे पास कौन-सी समस्या है, उस समस्या के अनुसार ही हम अपनी मशीन वगैरह बनाते हैं। दूसरा समस्या का हल, यानी कि उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम के बारे में आवश्यक है। नेक्स्ट आपका है पूर्व ज्ञान का उचित उपयोग, यानी कि उस चीज़ के बारे में पहले से ही कोई नॉलेज है जिससे का हम यूज़ करके उससे हम और भी बेहतर काम कर सकते हैं, तो उसका भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है संसाधनों का प्रयोग, यानी कि प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं उस काम को करने के लिए, उस डिज़ाइन को बनाने के लिए उन सभी चीज़ों के का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है अनुकूलन, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन, और उसके बाद आता है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। देन उसके बाद आता है उपयोग में सुलभता, यानी कि जब कोई भी चीज़ है उसका ईज़ी टू यूज़ कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें आती हैं। एस्थेटिक्स आती है, यानी कि उस चीज़ को बनाने में उसका डिज़ाइन वगैरह, लुक वगैरह कैसे रखा जाए, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता जो होती है वो आपकी नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन के अंतर्गत आती है। मानव विकास भी इसी के अंतर्गत आता है, और आपसी सहयोग की भावना यानी कोऑपरेशन की भावना जो है वो भी आपकी अभिकल्पन की आवश्यकता में आती है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, अब समस्याओं की पहचान, समस्याओं को कैसे पहचानेंगे उसके बारे में जानना आवश्यक होता है कि मानव विभिन्न घटनाओं में अपनी समस्या को प्रत्यक्ष करता है, किंतु उनके कारणों का भली-भाँति ज्ञान ना होने के कारण अपनी समस्या को परिभाषित नहीं कर पाता। यानी कि सबसे पहले हमें समस्याएँ पहचाननी होती हैं कि उस डिज़ाइन को बनाने में कौन-कौन सी समस्या है, उसके बाद ही सारी चीज़ें की जाती हैं। फिर उस समस्या को हल किया जाता है। समस्या जब हमें भली-भाँति प पता चल जाती है तो उसके बाद हम उसमें जो है उसका सॉल्यूशन कर पाते हैं। देन पूर्व ज्ञान का उचित उपयोग, यानी से पहले उस डिज़ाइन की प्रक्रिया के लिए पहले से ही कोई पूर्व ज्ञान उपलब्ध है तो उसका भी सुझाव लेते हैं। फिर उसमें हम नई टेक्निक का उपयोग करके डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि उत्पाद के लिए पदार्थ का चयन अभिकल्पन का एक मुख्य समस्या है, यानी कि पदार्थ को कैसे सेलेक्ट करना है। उसमें जितने भी सोर्सेज हैं उनका यूज़ करके एक पर्टिकुलर पदार्थ को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद ही सारी क्रियाएँ की जाती हैं। तो उत्पाद के लिए पदार्थ का चयन अभिकल्पन की एक प्रमुख समस्या होती है। साथ ही उत्पाद के विभिन्न क्रियाओं के निर्धारण द्वारा पदार्थों की उचित मात्रा भी ज्ञात हो जाती है कि यानी कि जो रिसोर्सेस होते हैं उसके थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि वो हमें जो मटेरियल चाहिए वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ये सभी चीज़ों का जो अध्ययन है वो संसाधनों के प्रयोग से द्वारा पता लगा लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं डिज़ाइन किए गए तथा ना किए गए उत्पाद की तुलना के बारे में। ये 5 नंबर में आपका सवाल पूछा गया है कि डिज़ाइन किए गए और ना किए गए प्रोडक्ट में तुलना करिए या इसके बारे में अंतर बताइए। तो डिज़ाइन किया गया प्रोडक्ट जो है ना डिज़ाइन किए गए प्रोडक्ट से मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। नेक्स्ट आपका है डिज़ाइन किया प्रोडक्ट मानकों के अनुरूप होता है, यानी कि जब हम कोई प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो उसको हम एक मानक के एक रेशियो के अनुरूप बनाते हैं, ठीक है। वहीं जो डिज़ाइन नहीं किया गया प्रोडक्ट है वो चाहे जो भी डायमेंशन दे दिया हमने वही बना दिया। नेक्स्ट आपका आता है डिज़ाइन किया गया उत्पाद देखने में अच्छे होते हैं तथा बाज़ार में उनकी आवश्यकता के अनुरूप होते हैं, यानी कि मार्केट में किस प्रकार की चीज़ की डिमांड है उन सभी चीज़ों को देखते हुए जो हम डिज़ाइन बनाते हैं वो आपका जो है अलग बनाती है, मतलब ना डिज़ाइन किए गए प्रोडक्ट से। डिज़ाइन किया गया प्रोडक्ट होगा तो इसकी एक्यूरेसी होगी, एक साइज़ के सारे प्रोडक्ट होंगे जो कि उनकी मार्केट में वैल्यू भी ज़्यादा होगी और मार्केट में जो है वो अच्छे से
उनकी सेल भी हो पाएगी। नेक्स्ट आपका है डिज़ाइन किए गए प्रोडक्ट का चालन, नियंत्रण, संयोजन तथा संस्थापन सरल रहता है। यानी कि जो डिज़ाइन किया गया प्रोडक्ट है उसको चलाना भी आसान होता है, क्योंकि उसके बारे में हमें हर एक चीज़ की नॉलेज होती है। उसको कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में भी पता होता है। यदि हम कोई चीज़ बना लेते हैं उसका असेंबली करना और इंस्टॉलेशन करना आसान होता है डिज़ाइन किए गए प्रोडक्ट में। और नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है डिज़ाइन किए गए प्रोडक्ट में सुरक्षा आदि का भी ध्यान रखा जाता है, कि यदि कोई ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर रहा है या उस चीज़ से कोई काम ले रहा है तो उसमें किस प्रकार सुरक्षा रखनी चाहिए, वो सभी चीज़ें डिज़ाइन किए गए प्रोडक्ट में रहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं डिज़ाइन प्रोसीडर के बारे में, कि मशीन अंगों के अभिकल्पन में सामान्य विचार क्या होने चाहिए। देखिए मशीन या उसके किसी भी अंग का डिज़ाइन करते समय उसके अनेक कार्य अथवा लक्षणों पर विचार करना आवश्यक होता है, कि वो मशीन किस प्रकार कार्य करेगी, उसका जो है काम करने का तरीका क्या होगा। ये सभी चीज़ें जो है मशीन अंगों के अभिकल्पन के सामान्य विचार में इनका जो है जो जो अध्ययन है वो किया जाता है, क्योंकि ये जो है अमुक अवयव या संपूर्ण के डिज़ाइन को भी प्रभावित कर सकती है। यानी कि हमने कोई बढ़िया सी डिज़ाइन बना दी, अब वो क्या है मशीन उस तरह का काम नहीं कर रही जिस तरह का हम काम करवाना चाहते थे, तो वो क्या है वो पूरे डिज़ाइन को ही प्रभावित कर देती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मशीन या उसके किसी अंग का डिज़ाइन करते समय उसके अनेक कार्यों अथवा लक्षणों का विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये अमुक अवयव या संपूर्ण डिज़ाइन को प्रभावित करते हैं। अब ये अंग का इसका प्रकार भी इस पे डिपेंड करता है। अंग पर लगने वाले भार तथा उसके कारण उत्पन्न प्रतिबल भी जो है ये मशीन अंगों के अभिकल्पन में सामान्य विचार के अंतर्गत आते हैं, और अंगों में किस प्रकार की गति हो रही है ये सभी चीज़ें जो है मशीन के अंगों के अभिकल्पन के अंतर्गत आती हैं। अब इसकी जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, ये चार्ट आपसे पूछा जाता है कि डिज़ाइन प्रोसीडर बताइए, तो इसमें आप इसको इस प्रकार मतलब डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहला आपका आता है रिकॉग्नाइजिंग ऑफ नीड, यानी कि जो आपकी आवश्यकता को पहचानना। तो डिज़ाइन प्रक्रिया का प्रारंभ आवश्यकता को पहचानने के साथ होता है, कि किस प्रकार के हमें प्रोडक्ट की आवश्यकता होनी है। नेक्स्ट उसके बाद आता है समस्या को परिभाषित करना, कि उस चीज़ में बनाने के लिए डिज़ाइन प्रक्रिया में अगले चरण में हमें ये निर्धारित करते हैं कि मशीन या अंगों को किस उपयोग के लिए और किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है, उसके बारे में पता होता है, करना होता है। वो आपका समस्या की परिभाषा के अंतर्गत आती है, और इस चरण में मशीन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भली-भाँति परिभाषित कर लिया जाता है, कि मशीन बनेगी तो किस प्रकार कार्य करेगी, उसका उद्देश्य क्या होगा, ये सारी चीज़ें समस्या के की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है संश्लेषण एंड विश्लेषण, यानी कि सिंथेसिस एंड एनालिसिस क्या होता है, कि अगले चरण में जब हम समस्या को परिभाषित कर लेते हैं, उसके अगले चरण में मशीन द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर उपलब्ध विकल्पों का चयन करते हैं, कि मशीन जो है किस प्रकार कार्य करेगी, उसके अनुरूप हम जो उसमें उसके अन्य विकल्प होते हैं उसका चयन करते हैं। उदाहरण के लिए यदि निर्धारित गति आदि पाने के लिए कौन-कौन से यंत्र विन्यास उपलब्ध हैं उसकी सूची तैयार करते हैं। यानी कि हमें किसी भी मशीन में एक पर्टिकुलर रेशियो में मोशन चाहिए, तो उसमें हम कौन-कौन सी चीज़ों को यानी कि मैकेनिज़्म का यूज़ कर सकते हैं, यंत्रों का यूज़ कर सकते हैं, उसकी सूची तैयार कर लेते हैं। अब उपलब्ध मशीन यंत्रों में से सर्वाधिक उपयुक्त यंत्र विन्यास चुनते हैं, जो कि उसे एक परफेक्ट रेशियो में मोशन प्रदान करता है। तो ये होता है सिंथेसिस एंड एनालिसिस। बाकी ये सारी आपके सामने टेबल बनी है, इसी के अनुसार सारी चीज़ों को आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल की आवश्यकता होती है, वो आपका सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के अंतर्गत आता है। सिलेक्शन ऑफ प्रोसीडर, यानी कि प्रक्रमों का चुनाव। उसके बाद आता है परीक्षण होता है, मूल्यांकन किया जाता है, ऑप्टिमाइज़ेशन किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। देन उसके बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है, या डिज़ाइन प्रोसीडर के ये सारे टिप्स होते हैं। उसके बाद ही कोई एक परफेक्ट डिज़ाइन बनकर तैयार होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, आवश्यकता को पहचानते हैं, फिर उस समस्या को परिभाषित करते हैं कि किस उद्देश्य के लिए हमें बनाना है। उसके बाद उसका सिंथेसिस एनालिसिस किया जाता है कि कौन सा कंपोनेंट परफेक्ट मोशन के लिए बेस्ट होने वाला है। उसके लिए उस पदार्थ को उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए किस मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रक्रमों का चुनाव करते हैं कि कौन सा प्रक्रम किस नंबर पर होगा, ये सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं।
फिर उसका परीक्षण किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद उसका अनुकूलन यानी कि ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, फिर वो चीज़ बनी उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, देन उसका प्रेजेंटेशन आपके सामने डिज़ाइन वगैरह बन के आती है। तो डिज़ाइन प्रोसीडर में ये सारी जो स्टेप्स होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है अच्छे डिज़ाइनर की विशेषताएँ। तो देखिए अच्छे डिज़ाइनर में ये सभी विशेषताएँ होनी चाहिए। सबसे पहला आता है विभिन्न विधाओं का जानकार, यानी कि उसको जो है हर एक चीज़ में के बारे में नॉलेज होनी चाहिए डिज़ाइन के बारे में। नेक्स्ट आपका है आरेखन दक्षता, यानी कि उसकी ड्राइंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, वो जो ड्राइंग बनाए वो सभी के समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है तकनीकी दक्षता, यानी कि टेक्निकल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, उसको जो है टेक्निकल चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है जो आपका आता है रचनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी उसमें होनी चाहिए कि नए-नए चीज़ों को बनाने के जो आइडियाज़ हैं, वो उसके दिमाग में आने चाहिए। नेक्स्ट आपका है टीम भावना से ओत-प्रोत होना चाहिए, यानी कि वो टीम के साथ मिलकर काम करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है पहल करने वाला होना चाहिए, यानी कि दृढ़ निश्चयी होनी चाहिए। पहल करने का मतलब है कि उसको नए-नए जो आइडियाज़ हैं, नए-नए इन्वेंशन हैं, वो करने चाहिए और उसमें क्या है उसको दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमने ये कार्य को शुरू किया है तो इसको जो है अंत तक लेकर भी जाना है। नेक्स्ट आपका मेहनती एवं उत्साही होना चाहिए, यानी कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए और जो आपका उत्साही भी होना चाहिए कि किसी भी काम करने को उसकी ललक होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है डिसीज़न मेकिंग, यानी कि ऑन द स्पॉट उसमें जो है डिसीज़न लेने की क्षमता होनी चाहिए। और नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशन स्किल उसका बेस्ट होना चाहिए, ताकि वो अपने डिज़ाइन का प्रेजेंटेशन वगैरह करे तो अगले आदमी को अच्छे से उसको समझ में आ सके। तो ये थी डिज़ाइनर की विशेषताएँ। इसको और आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए लिख भी रखी हैं। चलिए एक को आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि विभिन्न विधाओं का जानकार में ये क्यों आवश्यक है डिज़ाइनर के बारे में। देखिए डिज़ाइन प्रक्रिया में समस्या को परिभाषित करने, उसका एनालिसिस करने, उसका एनालिसिस करने, उसके बारे में जानने में इंजीनियरिंग तथा विज्ञान के प्रमुख विषयों जैसे गणित, भौतिक विज्ञान, बल गतिकी, शुद्ध गतिकी, ऊष्मागतिकी, इन सभी का ज्ञान उसको होना चाहिए। एक अच्छे इंजीनियर को सभी संबंधित विधाओं या का भली-भाँति यानी इन सभी विषयों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक कई बार आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में रिपीट होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो चलिए आपको बताते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है। देखिए किसी भी मशीन के पार्ट का डिज़ाइन करते समय एक अच्छे इंजीनियर को कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है, यानी कि जब किसी भी एक पार्ट को डिज़ाइनर है वो तैयार करता है तो उसके डिज़ाइन में कौन-कौन सी बातों पर ध्यान रखना होता है, आइए आपको बताते हैं। जैसे डिज़ाइन किस प्रकार बनाना है, बनाने के लिए उसमें कौन-कौन से उपकरण लगने हैं, उसकी बनाने के बाद कॉस्ट आएगी कितनी, और जब हम कोई चीज़ बना लेते हैं तो उसके बाद उसका जो असेंबली करना वो कितना आसान होता है। इन सभी चीज़ों का जो बारे में डिज़ाइनर को यानी कि इंजीनियर को पता होना आवश्यक होता है और इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है और इन सभी बातों पर जो है पहले से विचार करके रखना होता है कि यदि हमारा जो कंपोनेंट बना रहे हैं यदि वो फ़ेल हो गया तो उसको हम और कैसे बेहतर तरीके से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे समझते हैं। ये तो था आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है कि एक अच्छे डिज़ाइनर को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो आपका उस प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट वगैरह लगने हैं, उसकी कॉस्ट कितनी होनी है, इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन जो बारे में वो सुरक्षा गुणांक के बारे में होता है। अब इसको आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। देखिए किसी पार्ट पर बल लगाने पर उस पार्ट द्वारा सहन किए गए अधिकतम भार या अनुमेय भार का जो रेशियो होता है वो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। इसको आप 2 लाइन में केवल याद कर सकते हैं कि अधिकतम भार और अनुमेय भार का जो रेशियो होता है वो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। इंग्लिश वाले कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं कि अल्टीमेट लोड और परमिसिबल लोड का जो रेशियो होता है वो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाली है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो मान है वो 4 से 5 के बीच में रखा जाता है। ये टॉपिक आए तो इसको जो है हाईलाइट करके ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब एग्जामिनर आपके की पॉइंट देखता है वो आपको नंबर देकर चला जाता है, उसके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि वो आपके द्वारा इन सभी लिखे गए प्रश्नों को पढ़ पाए। अब सुरक्षा गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। सबसे पहले लगाए गए भार की प्रकृति, यानी कि
किस रेशियो में किस तरीके से फोर्स लग रहा है, वो भी किसी भी पार्ट के जो सुरक्षा गुणांक है उसको प्रभावित करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्थिर प्रतिबल की तुलना में प्रत्यावर्ती प्रतिबल में सुरक्षा गुणांक का मान जो है वो अधिक भी लेना चाहिए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि किसी भी मशीन के पार्ट का डिज़ाइन करते समय एक अच्छे इंजीनियर को या अच्छे डिज़ाइनर को कई सारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। और उसमें कौन-कौन सी बातें हैं जिसको वो अपने मतलब उसको ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले आता है कि डिज़ाइन किस प्रकार बनाना है, बनाने के लिए उसमें आवश्यक उपकरण कौन-कौन से लगने चाहिए, उसकी कॉस्ट यानी कि लागत कितनी आनी है, उसका असेंबली वगैरह करना कैसे है, इन सभी बातों का ध्यान जो है वो एक अच्छे डिज़ाइनर को रखना आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इंजीनियरिंग निर्माण में किए जाने वाले पदार्थ के यांत्रिक गुण, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे स्ट्रेंथ हो गई, स्टिफनेस हो गई। चलिए आपको बताते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है। देखिए यह वह गुण होता है जिसके कारण कि कोई भी पदार्थ बिना फेल हुए पदार्थ के विभिन्न प्रतिबलों के विरोध की क्षमता प्रदर्शित करता है। यानी कि यदि कोई मटेरियल है उसमें स्ट्रेंथ का गुण है तो उसमें आप चाहे जितना लोड लगा लीजिए उन सभी लोड को सहने की क्षमता उसके अंतर्गत होती है। इस्पात यानी कि आपका जो स्टील, एल्यूमीनियम तथा तांबे आदि जो है संपीड़न तथा तनाव में समान सामर्थ्य वाले मटेरियल होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टिफनेस क्या होती है कि प्रतिबल के प्रभाव के विरूपण यानी कि डिफॉर्मेशन का होने की किसी पदार्थ की क्षमता ही उसकी दृढ़ता कहलाती है। यानी कि प्रतिबल के प्रभाव में यानी कि जब किसी मटेरियल पर स्ट्रेस लोड लगता है तो उस कंडीशन में डिफॉर्मेशन का विरोध करने के लिए पदार्थ में जिस गुण की आवश्यकता होती है या जो गुण होता है वो आपका स्टिफनेस कहलाता है। और पदार्थ की जो प्रत्यास्थता होती है वो इसी में मापी जाती है। यानी स्टिफनेस जो है वो आपकी पदार्थ की प्रत्यास्थता के थ्रू नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है, यहाँ पर आपने इलास्टिसिटी वगैरह तो देखा ही होगा, सुना ही होगा, पता ही होगा कि यह पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती है और जैसे ही परिवर्तन करने वाले बलों को छोड़ दिया जाता है वस्तु अपनी मूल अवस्था में लौट आती है। तो ये आपकी इलास्टिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट आपका आता है प्लास्टिसिटी। इस गुण के कारण पदार्थ पर बल लगने पर उसके आकार में बिना टूटे एक स्थायी परिवर्तन आ जाता है। यानी कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद उसमें क्या है उसके आकृति में एक परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी किसी पदार्थ का वह गुण होती है कि यदि उस पदार्थ में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण है तो वह उस पदार्थ को आप चाहे जितना झुका दें या चाहे जितना मोड़ दें वो उसको उस पे जैसे ही बल लगाएंगे वस्तु अपनी मूल अवस्था में लौट आएगी। और नेक्स्ट आपका आता है ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस क्या होता है? देखिए ब्रिटलनेस किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है यदि हम किसी पदार्थ पे फोर्स लगाते हैं तो वो जो पदार्थ है वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। उसे ही हम सिंपली ब्रिटलनेस के नाम से जानते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपका कोयला। कोयले में क्या करते हैं, जैसे ही आप उसमें चोट लगाते हैं कोयला आपके टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है और इसी गुण को हम ब्रिटलनेस के नाम से जानते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया। ये अब बताते हैं आपको एग्रोनॉमिक्स के बारे में कि आखिर एग्रोनॉमिक्स क्या होती है। देखिए एग्रोनॉमिक्स को मनुष्य तथा मशीन के मध्य संबंध स्थापित करने वाला कहा जाता है। मनुष्य और मशीन के मध्य संबंध तथा शारीरिक रचना, जीवन पद्धति तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने मानव मशीन संबंध में होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए परिभाषित किया जाता है। यानी कि मानव और मशीन के बीच में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निराकरण के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है उसे ही हम सिंपली एग्रोनॉमिक्स कहते हैं। अब एग्रोनॉमिक्स का उद्देश्य क्या होता है ये भी समझ लीजिए। काफ़ी बार पूछा गया है कि एग्रोनॉमिक्स का मुख्य उद्देश्य होता है मशीन को उसके उपयोगकर्ता के अनुसार बनाना। यानी कि मशीन किस प्रकार कार्य करे वो आपका डिपेंड करे कि उसको कौन ऑपरेट कर रहा है। तो वो आपका होता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रोनॉमिक्स, ना कि उपयोगकर्ता को स्वयं को मशीन के अनुरूप ढाल देना। यानी कि एग्रोनॉमिक्स का उद्देश्य क्या होता है कि मशीन को उपयोगकर्ता के अनुरूप ढाल देना कि उपयोगकर्ता जिस प्रकार चाहे वो उससे अपना काम कर सके। वो आपका जो है एग्रोनॉमिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रोनॉमिक्स होता है। अब एग्रोनॉमिक्स के कुछ क्षेत्र भी होते हैं जैसे
मानव तथा मशीन के मध्य संबंध स्थापित करना कि मानव किस प्रकार अपने जो मशीन है वो एडजस्ट कर पाता है। कार्यकारी परिस्थितियाँ डिपेंड करती हैं एग्रोनॉमिक्स के क्षेत्र पर। मशीन का प्रयोग करते समय हाथ पैर की जो दशा होती है, यानी कि आप किस कंडीशन में है, किस मुद्रा में है, वो आपका एग्रोनॉमिक्स के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब मैन मशीन रिलेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया कि एग्रोनॉमिक्स के अंतर्गत डिजाइन प्रक्रिया में मानव के अतिरिक्त मशीन का भी एक अस्तित्व माना जाता है और उचित डिजाइन प्राप्त करने के लिए इनके बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव और मशीन के बीच में किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए जब मानव अब क्या करता है कि मशीन को अपने अनुरूप बना लेता है, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है, जो संबंध बनता है, उसका अध्ययन मैन मशीन रिलेशन के अंतर्गत किया जाता है। और वही चीज़ यहाँ पर है कि ये आपकी मशीन का डिस्प्ले यहाँ पर होता है और क्या करता है ये आदमी यहाँ पर देखता रहता है और अपने हाथ से जो है वो अपना काम उस मशीन को ऑपरेट करता रहता है। तो ये होता है मैन मशीन रिलेशन, यानी कि इस आदमी ने क्या किया, इस मशीन को अपनी आवश्यकता के अनुरूप ढाल लिया। तो ये आपका मैन मशीन रिलेशनशिप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। अब चैप्टर नंबर 2 में कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका पूछा जाता है अनुपातिक सीमा, प्रत्यास्था सीमा और यहाँ से थ्योरी ऑफ फेलियर की पांचों जो है डेफिनेशन पूछी जाती हैं। तो प्रोपोर्शनल रेशियो यानी कि अनुपातिक सीमा क्या होती है, तो आपके सामने एक स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बना है कि बिंदु ओ से यहाँ पर पी तक, एक बार फिर से देख लीजिए, बिंदु ओ से बिंदु पी तक जो सरल वक्र होता है जो दर्शाया जाता है उसे ही हम अनुपातिक सीमा कहते हैं। जिससे हुक का नियम ये इतना ई ओ से ई तक पालन करता है। हुक का नियम क्या कहता है कि प्रतिबल और विकृति की जो समय जो होते हैं वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं और पी बिंदु समानुपातिक सीमा को यहाँ पर दर्शाता है। और यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, इसको आप इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि प्रतिबल और विकृति यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्था लिमिट क्या होती है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है बट पढ़ जरूर लीजिएगा। आइए अब आपको बताते हैं थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में कि आखिर थ्योरी ऑफ फेलियर क्या होता है। देखिए, यदि किसी मशीन पर मात्र एक दिशा में बल लग रहा होता है तो उसकी असफलता की जो सूचना है वो हमें प्राप्त करना आसान होता है। और वहीं पर यदि किसी मशीन या पार्ट में बहुत सारे फोर्स वगैरह लग रहे हैं तो उस कंडीशन में जो फेलियर की सूचना पाना वो हमारे लिए कठिन हो जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास मशीन का एक पार्ट है, इसमें इस साइड से कोई फोर्स लग रहा है तो इसमें कहाँ पर डिफॉर्मेशन होगा, कहाँ पर जो फेलियर होगा, कहाँ से फेलियर होगा, इसको हम निकाल लेंगे। लेकिन यहीं पर कई सारे जो फोर्स हैं, यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है तो ऐसे कंडीशन में जो फोर्स लगने के कारण हमारा मशीन का पार्ट कहाँ से जो है वो फेल हुआ, उसका जो पता है वो आसानी से नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर थ्योरी ऑफ मशीन के 5 सिद्धांत दिए गए हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि यदि किसी मशीन अवयव पर मात्र एक ही दिशा में कार्यकारी प्रतिबल कार्य कर रहा होता है तो उसकी असफलता की पूर्व सूचना प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है कि हमारा जो पार्ट है वो फेल होने वाला है, उसकी पहले से हम सूचना प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जिन पदार्थों पर द्विविमीय यानी कि 2 एक्सिस से या 3 एक्सिस पर बल लग रहा है तो उसकी असफलता की जो सूचना है वो पाना थोड़ा कठिन होता है। और मशीन अवयव पर एक साथ कई सारी दशाओं में कई प्रकार के बल आघूर्ण लगते रहते हैं, तो इसी के लिए यहाँ पर ये सारे नियम दिए गए हैं। तो देखिए, असफलता को हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, यानी कि अवयवों के जो फेल होने की 2 कंडीशन हो सकती है। पहला इलास्टिक फेलियर और दूसरा यील्ड एंड फ्रैक्चर। अब इलास्टिक फेलियर क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, जब कोई एलिमेंट अत्यधिक प्रत्यास्थ विरूपण के कारण नियत कार्यों को संतोषजनक तरीके से नहीं कर पाता है तो इस कंडीशन को हम प्रत्यास्थ असफलता कहते हैं। यानी कि जब हम किसी अवयव को बनाते हैं उसके बाद वो अवयव एक्सक्लूसिव इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण अपने द्वारा निश्चित कार्य को नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन को हम प्रत्यास्थ असफलता बोलते हैं। अब पढ़ते हैं यील्ड और फ्रैक्चर के बारे में। देखिए, यील्ड और फ्रैक्चर में क्या है कि जब किसी अवयव में यील्ड के कारण अत्यधिक प्लास्टिक विरूपण और उसके बाद ही यील्ड बिंदु के बाद फ्रैक्चर हो जाता है तो इस कंडीशन को हम यील्ड और फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। तो आई होप दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाद में आप इसको पढ़कर भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि द्वि या त्रिक दिशाओं में स्थिर प्रतिबलों में से अवयव की असफलता किन प्रतिबलों के कारण हो रही है, इसको ज्ञात करने के में आने वाली कठिनाइयों के दृष्टिगत कई सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किए गए जिसको हम थ्योरी ऑफ फेलियर कहते हैं। ये सभी सिद्धांत जो है बाई एक्सल या ट्राई एक्सिस के लिए ही
होते हैं। तो चलिए अब आपको थ्योरी ऑफ ये आपका जो है थ्योरी ऑफ फेलियर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसमें बताते हैं। तो सबसे पहले ये वाला बहुत पूछा जाता है, इसको रट के जाइएगा कि असफलता के जो सिद्धांत में जो आपका अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत, लंब प्रतिबल सिद्धांत या रैंकाइन सिद्धांत क्या होता है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए नाम एक ही है, यहाँ पर 3 तरीके से पूछ लेगा। आपसे पूछेगा कभी कभी रैंकाइन सिद्धांत क्या होता है, या आपसे पूछेगा लंब प्रतिबल सिद्धांत क्या होता है, या आपसे पूछेगा अधिकतम मुख्य प्रतिबल का सिद्धांत क्या होता है। तो इसको पढ़ के ज़रूर जाना है। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में कि असफलता का यह जो सिद्धांत है WJM रैंकाइन नामक एक ब्रिटिश इंजीनियर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार 2 अक्षीय या 3 अक्षीय प्रतिबलों के अंतर्गत कोई अवयव तब असफल होता है या उसकी यील्डिंग तब प्रारंभ होती है जब उसमें अधिकतम मुख्य या लंब प्रतिबल का जो मान है वो आपके तनाव परीक्षण में सामान्य सामर्थ्य सीमा के बराबर हो जाता है, तभी कोई चीज़ आपकी फेल होती है। और ये रैंकाइन्स प्रिंसिपल बताता है। यहाँ पर आपको 2 छोटी-छोटी चीज़ें याद रखनी है कि ये इतना सभी में कॉमन है। अब इसमें कॉमन क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार 2 अक्षीय या 3 अक्षीय प्रतिबलों के अंतर्गत कोई अवयव तब असफल होता है। इतनी लाइन जो है वो सभी रूल में कॉमन होती है। आपको केवल इतना याद रखना है कि जब अधिकतम मुख्य या लंब प्रतिबल का जो मान है वो सामर्थ्य सीमा के मान के बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी जो पार्ट है वो फेल होता है, वो आपका रैंकाइन प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। तो आई होप रैंकाइन प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अधिकतम कर्तन प्रतिबल का सिद्धांत या कूलाम या ट्रिस्का या गेस्ट का सिद्धांत क्या होता है। देखिए इस सिद्धांत को CM कूलाम नामक और H ट्रिस्का नामक और JJ गेस्ट नामक एक इंजीनियर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार 2 अक्षीय तथा 3 अक्षीय प्रतिबलों के अंतर्गत कोई अवयव तब असफल होता है या उसकी यील्डिंग तब प्रारंभ होती है जब अधिकतम कर्तन प्रतिबल का जो मान है वो तनाव परीक्षण के यील्ड बिंदु के बराबर पहुंच जाता है। तो उस कंडीशन में आपकी जो वस्तु है वो फेल हो जाती है। ये बताया था गेस्ट या ट्रेस्का या आपके जे ने। तो आई होप आपको जो है इसके बारे में समझ में आ गया। देखिए सारी लाइनें यहाँ तक सेम है कि इस सिद्धांत के अनुसार 2 अक्षीय या 3 अक्षीय प्रतिबलों के अंतर्गत कोई अवयव तब असफल होता है या उसकी यील्डिंग प्रारंभ होती है। ये लाइन जो है सभी प्रिंसिपल में सेम है। आपको केवल इतना याद रखना है कि इसमें क्या है कि जब अधिकतम कर्तन प्रतिबल का जो मान है वो तनाव परीक्षण के यील्ड बिंदु के संगत कर्तन प्रतिबल के जब बराबर पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में हमारी जो वस्तु है फेल हो जाती है। और इस फेलियर को हम ट्रिस्क या गेस्ट के या कूलाम के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये दोनों हैं, काफ़ी बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं अधिकतम मुख्य विकृति सिद्धांत या सेंट वीडेंट के सिद्धांत के बारे में। ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो सेंट वीडेंट ने किया था। यदि ये प्रिंसिपल है तो उसका जो प्रतिपादन है उस प्रिंसिपल को किसने दिया था, उस वैज्ञानिक का नाम हाईलाइट करके जरूर लिखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार 2 अक्षीय या 3 अक्षीय प्रतिबलों के अंतर्गत किसी अंग का पराभव तब प्रारंभ होता है जब अधिकतम मुख्य या लंब विकृति तनाव परीक्षण के नमूने के प्रभाव बिंदु पर विकृति ऊर्जा के बराबर हो जाता है। इस कंडीशन को बताया था सेंट वीडेंट ने। तो इसीलिए इसको सेंट वीडेंट या अधिकतम मुख्य प्रतिबल का सिद्धांत कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है ये इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है अधिकतम विरूपण ऊर्जा का सिद्धांत, हुबर, वान या माइसेस या हेंकी का सिद्धांत। ये क्या होता है चलिए आपको बताते हैं। देखिए इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो MT हुबर, R वान माइसेस तथा H हेंकी नामक जो इंजीनियर हुए या वैज्ञानिक हुए उन्होंने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार 2 अक्षीय या 3 अक्षीय प्रतिबलों की दशा में कोई अंग तब असफल होता है जब उसके प्रति इकाई आयतन के, यानी कि कोई अंग में एक पर्टिकुलर इकाई आयतन होगा, एक आयतन होगा, उसमें विरूपण विकृति ऊर्जा का मान जो है वो तनाव परीक्षण के प्रति विकृति ऊर्जा के मान के यदि बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में जो आपका फेलियर होता है उसे ही हम अधिकतम विरूपण ऊर्जा सिद्धांत, हुपर, वान माइसेस या हेंके के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये आपका फार्मूला लिखा है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट आता है अधिकतम विकृति ऊर्जा सिद्धांत या हैग का सिद्धांत। ये क्या होता है आइए आपको बताते हैं। देखिए इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो हैग नामक एक इंजीनियर या वैज्ञानिक ने किया था।
इस सिद्धांत के अनुसार दो अक्षीय या तीन अक्षीय प्रतिबलों के अंतर्गत कोई अंग तब असफल होता है जब उसके प्रति इकाई आयतन में विकृति ऊर्जा का मान तनाव परीक्षण के पराभव बिंदु पर नमूने के प्रति इकाई आयतन के विकृति ऊर्जा के मान के बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन को बताया था हैग ने, तो इसलिए इसको जो है हैग का प्रिंसिपल कहते हैं। ये इसका जो है फार्मूला वगैरह लिखा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका थर्ड चैप्टर आता है, इसका नाम है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट में कई ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं कि शाफ्ट वगैरह क्या होती है। कभी कभी दो या एक नंबर पे आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं शाफ्ट की, तो ट्रांसमिशन शाफ्ट ऐसे घूमने वाले अंगों को कहते हैं जिनका जो जो एरिया होता है वो वृत्ताकार होता है, और जो गियर, पुली या स्प्रिकॉट जैसे अंगों को सपोर्ट प्रदान करते हैं, ऐसे पार्ट को ही हम शाफ्ट कहते हैं। आपने देखा ही होगा, या आपका जो फोर व्हीलर होता है उसमें जो पहिए घूम रही होती हैं यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों को जो सहारने का, जो सपोर्ट देने का काम करता है, वो आपका शाफ्ट कहलाता है। तो आई होप शाफ्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सेल क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सॉरी, ये आपका शाफ्ट होता है। एक शाफ्ट में क्या है कि जब हम शाफ्ट के माध्यम से किसी भी चीज़ में पावर को ट्रांसमिट करते हैं और वो सपोर्ट भी प्रदान करता है, उसे ही शाफ्ट को बोलते हैं। एक्सल ये वाली कंडीशन होती है। एक्सल या धुरा, उसे उस शाफ्ट को कहते हैं जो घूमने वाले अंगों जैसे पहिए या ड्रमों को सहारते हैं। तो ये जो वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, सॉरी, ये आपका जो है एक्सल में आएगा। एक्सल क्या करता है कि घूमने वाले पहिए या ड्रम या बियरिंग को सहारने का काम करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सल कहते, सॉरी, उसे ही हम एक्सल के नाम से जानते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। देखिए, ट्रांसमिशन शाफ्ट में क्या होगा कि इसमें हम घूमने वाले अंगों होते हैं, इसे हम घूमने वाला अंग कहते हैं, और ट्रांसमिशन शाफ्ट की मदद से हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पावर को ट्रांसमिट करते हैं, वो आपका ट्रांसमिशन शाफ्ट कहलाता है। एक्सल क्या होता है, एक्सल क्या होता है कि जो घूमने वाले दोनों पहियों को सहारता है और बियरिंग आदि में भी सपोर्ट प्रदान करता है, तो इस वाले पार्ट को हम एक्सल कहते हैं। जो मैंने आपके लिए फिगर बनाया था वो आपका एक्सल का था। ये क्या है, ये दोनों घूमने वाले पहियों को ये क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रदान कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम एक्सल बोलते हैं। स्पेंडल क्या होता है कि छोटे घूमने वाले शाफ्टों को स्पेंडल कहा जाता है, यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, मान लीजिए एक शाफ्ट ये है, छोटी सी एक शाफ्ट ये है, तो ये घूमने वाले जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसे ही हम सिंपली से स्पेंडल कहते हैं। स्पेंडल प्रायः सभी मशीन टूलों में लगाए जाते हैं, जैसे आपका लेथ मशीन आपने देखी होगी, वहाँ पर स्पेंडल लगा होता है। ड्राइव शाफ्ट या ड्रिलिंग मशीन में भी आपका लगभग सभी मशीनों में स्पेंडल वगैरह लगे होते हैं। थर्ड आपका आता है काउंटर शाफ्ट। अब काउंटर शाफ्ट क्या होती है, ये समझ लीजिए। इस पे एक या दो नंबर में आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि काउंटर शाफ्ट क्या होती है। देखिए, जो मेन शाफ्ट होती है, यदि मेन शाफ्ट दूसरी शाफ्ट को घुमाती है, तो दूसरी घूमने वाली जो शाफ्ट होती है उसे ही हम काउंटर शाफ्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी मेन शाफ्ट होती है। इस मेन शाफ्ट से पावर यहाँ ही, और इसको गियर के माध्यम से जब हम जोड़ देते हैं, उसके बाद ये जो शाफ्ट घूमती है, तो इस शाफ्ट को हम काउंटर शाफ्ट के नाम से जानते हैं। प्रायः ये शाफ्टें मुख्य शाफ्ट से हेलिकल या स्पर गियर की सहायता से जुड़ी हुई होती हैं। इस कारण इनकी गति जो है मुख्य शाफ्ट की गति की दिशा में विपरीत होती है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगी, तो जो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। इसी कारण से इन्हें काउंटर शाफ्ट कहते हैं, यानी कि काउंटर, एक शाफ्ट इधर को घूमेगी तो दूसरी शाफ्ट दूसरी डायरेक्शन को घूमेगी थी, तो इस कंडीशन को हम काउंटर शाफ्ट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आपका आता है यहाँ पर जैक शाफ्ट। जैक शाफ्ट भी क्या है, काउंटर शाफ्ट की भांति ही कार्य करता है, जो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। इसकी संरचना काउंटर शाफ्ट के समान ही होती है, किंतु काउंटर शाफ्ट की में जो है गियर के माध्यम से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, यहाँ पर जैक शाफ्ट के माध्यम से ये आपका लगा है, इसी के माध्यम से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। अब आपका आता है लाइन शाफ्ट। अब लाइन शाफ्ट क्या होता है, इसके बारे में भी समझ लीजिए कि लाइन शाफ्ट कई शाफ्टों को आपस में मिलाकर बनाई जाती हैं, जो कि एक दूसरे से कपलिंगों की सहायता से जुड़ी होती हैं, और वर्कशॉप में लाइन शाफ्ट का जो बहुतायत मात्रा से प्रयोग किया जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो एक लाइन शाफ्ट को घुमाती है, और इस लाइन शाफ्ट पर जो लगी अलग अलग पुलियाँ होती हैं, इनसे अन्य ड्राइवों को बेल्ट की सहायता से यहाँ पर पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। एक प्रकार ही इस प्रकार की मोटर से कई ड्राइवों को पावर को आसानी से लाइन शाफ्ट के माध्यम से यहाँ पर ट्रांसमिट किया जा सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब पदार्थों के चुनाव के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए उस पे
देख लीजिए। सबसे पहले पदार्थ के शाफ्ट के पदार्थ का सामर्थ्य उच्च होना चाहिए, यानी कि जो आपका शाफ्ट बनाए उस शाफ्ट को बनाने में जो आप मटेरियल लगाते हैं उसकी जो एफिशिएंसी है वो हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट, शाफ्ट के पदार्थ और मशीनन का उच्च गुण होना चाहिए। घिसाव रोधी होना चाहिए, यानी कि शाफ्ट बनाने के लिए आप जिस मटेरियल का यूज़ कर रहे हो उसमें जो है घिसाव रोधी, यानी कि वो आसानी से घिसने वाली नहीं होनी चाहिए। नोच सेंसिटिविटी, जो आपका नोच सेंसिटिविटी गुणांक होता है वो कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, आपका अगला टॉपिक यहाँ से पूछा जाता है, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्सन लोड, यानी कि शुद्ध मरोड़ की मान्यता ये पूछा जाता है। और मरोड़ में किस प्रकार से बल लगते हैं, इसका डेरिवेशन छोटा सा होता है लेकिन पूछा कई बार गया है। देखिए, जब किसी शाफ्ट या धरन यानी कि बीम में केवल मरोड़ घूर्ण उपजता है, यानी कि वहाँ पर केवल टॉर्सन जो आपका बल है या घूर्ण या मोमेंट है वो उपजता है, तो इस कंडीशन को शुद्ध मरोड़ की अवस्था कहते हैं। और ऐसी अवस्था में शाफ्ट में केवल मरोड़ कर्तन प्रतिबल ही आपके उपजते हैं। ठीक है, अब शुद्ध मरोड़ की मान्यता ये कई बार आपकी पूछी गई है कि शुद्ध मरोड़ में मान्यताएं क्या होनी चाहिए, किस कंडीशन पे हम शुद्ध मरोड़ उसको कहेंगे। तो सबसे पहले, मरोड़ लगने के बाद भी शाफ्ट के प्रत्येक अनुप्रस्थ काट समतल तथा अक्ष में लंबवत रहती है, यानी कि यदि किसी दो शाफ्ट में जो कि लंबवत है उसमें मरोड़ का घूर्ण लग रहा है तो उनकी जो स्थिति है वो पावर ट्रांसमिशन करते समय भी आपकी क्या होगी, लंबवत ही होगी, उसकी स्थिति चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट, मरोड़ लगने पर भी किन्हीं तो अनुप्रस्थ कांटों की दूरियां नहीं बदलती है जितनी दूरी पर पहले थी, और फिर यदि उन पे जो है मरोड़ जो फोर्स है वो अगर ट्रांसमिट किया जा रहा है, मरोड़ घूर्ण ट्रांसमिट किया जा रहा है तो उनकी बीच की दूरियां भी वही रहती हैं, बदलती नहीं है। नेक्स्ट आपका है, मरोड़ के पश्चात किसी भी अनुप्रस्थ काट के वृत्तीय रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि मरोड़ के बाद किसी भी शाफ्ट का जो डायामीटर होता है वो बिल्कुल भी बदलता नहीं, जितना पहले ही होता है मरोड़ के बाद भी उतना ही होता है। अब मरोड़ कोण की जो आपका छोटा सा जो डेरिवेशन पूछा जाता है वो कैसे लिखेंगे, तो इसमें आपको टी क्या है, टी आर क्या होता है ये याद ही करना पड़ेगा। तो टी को बोलते हैं शाफ्ट पर लगा मरोड़ घूर्ण, यानी कि टॉर्सन लोड जो शाफ्ट पर लगता है उसको टी बोलते हैं। टी आर क्या होता है कि बाह्य मरोड़ के कारण उपजा आंतरिक प्रतिरोधी मरोड़, यानी कि बाहर मरोड़ के कारण जो अंदर जो बाहर मरोड़ घूर्ण लगने के कारण जो उस शाफ्ट के अंदर मरोड़ घूर्ण उत्पन्न होता है उसको हम टी आर से डिनोट करते हैं। और ये आपके सामने फिगर रहा। जे क्या होता है, शाफ्ट के अनुप्रस्थ काट का ध्रुवीय जड़ता गुण बोलते हैं। जी क्या होता है, कैपिटल जी शाफ्ट के पदार्थ का कर्तन मापांक होता है। थीटा क्या होता है, जो मरोड़ कोण बनता है उसे हम थीटा बोलते हैं। क्यू क्या होता है, शाफ्ट के केंद्र से आर दूरी, स्मॉल आर दूरी पर मरोड़ कोण प्रतिबल, यानी कि देखिए ये आपका जो स्मॉल क्यू होता है यहाँ से ये वाले पार्ट से यहाँ तक की जो दूरी होती है शाफ्ट के केंद्र से दूरी पर मरोड़ कर्तन प्रतिबल उपजता है, इसीलिए इसको हम क्यू से डिफाइन करते हैं। कैपिटल क्यू क्या होता है, शाफ्ट के सबसे बाहर वाली लेयर पर उपजा मरोड़ कर्तन प्रतिबल होता है जो कि मैक्सिमम होता है, यानी कि जो शाफ्ट की सबसे बाहरी वाली लेयर होगी सबसे ज़्यादा मरोड़ कर्तन प्रतिबल वहाँ ही उपजता है। एक कैपिटल आर क्या होता है, शाफ्ट की त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम शाफ्ट की त्रिज्या कहते हैं। और एल क्या होता है, शाफ्ट की लंबाई होती है, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ शाफ्ट कितनी है उसको यहाँ पर स्मॉल एल से डिफाइन किया गया है। तो मरोड़ संबंध में इतना ही जो आपका रिलेशन होता है इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि टी अपान जे जी थीटा अपॉन एल, ठीक है, और क्यू अपान आर, इन तीनों से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूं, टी अपान जे ए हो गया, क्यू अपान आर और जी थीटा अपान एल। इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए ट्रिक है, ताज ताज टी से हो गया ताज और जे से हो गया ज, ताज क्यों रोया गंगा थी लाल। इसकी सहायता से जो है आप इसका जो टॉर्सन लोड वनली का फार्मूला है आसानी से याद कर सकते हैं। इससे आपके जो है न्यूमेरिकल वगैरह भी यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे सेमेस्टर एग्जाम में आए तो यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब खोखली और जो आपकी ठोस शाफ्ट होती उनके भारों में तुलना कैसे की जाती है, ये कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम जानते हैं कि शाफ्ट का अनुप्रस्थ काट के लिए कर्तन प्रतिबल का मान सतह पर सबसे ज़्यादा होता है और केंद्र पर सबसे कम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सबसे आउटर वाली लाइन होगी वहाँ पर जो आपका ये कर्तन प्रतिबल का मान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और केंद्र पर सबसे कम होता है।
इस प्रकार केंद्र के पास वाले क्षेत्र में कर्तन प्रतिबल बहुत कम पाया जाता है, यानी कि जो केंद्र का पास वाला एरिया होगा यहाँ पर कर्तन प्रतिबल बहुत कम पाया जाता है। अब यदि शाफ्ट को खोखला बना दिया जाता है तो वह ठोस शाफ्ट की तुलना में अधिक दक्ष हो जाती है, यानी कि एक ठोस शाफ्ट की तुलना में एक खोखली शाफ्ट की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका कर्तन प्रतिबल का मान है वो बहुत कम होता है। अब शाफ्ट की डिज़ाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इसका भी आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाती है आपके जो है न्यूमेरिकल लगाने में इसका यूज आता है। तो शाफ्ट के डिज़ाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम शाफ्ट का जो टोटल बल आघूर्ण है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद जो बल आघूर्ण आता है उसमें उसका 25% और ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है शाफ्ट का व्यास तथा मरोड़ कोण उसके अधिकतम बल आघूर्ण के आधार पर ज्ञात किया जाता है, यानी कि जो शाफ्ट का व्यास है उसके मरोड़ कोण के अधिकतम बल आघूर्ण के आधार पर ही ज्ञात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं कि ठोस और खोखली शाफ्ट की बीच में तुलना कैसे की जाती है, क्योंकि ये पूछा जाता है, ये आपको करना पड़ता है। देखिए, तो हमने माना एक ठोस शाफ्ट तथा खोखले शाफ्ट को समान सामर्थ्य में समांतर बनाना है, मजबूती में समान बनाना है। तो इन दोनों शाफ्टों के पदार्थ जो है वो समान हो और उन पर आरोपित मरोड़ गुण भी समान हो, यानी कि यदि हमें एक खोखली शाफ्ट यदि एक ठोस शाफ्ट को सामर्थ्य में समान बनाना है तो वहाँ पर दो कंडीशन होगी कि दोनों शाफ्टें एक ही पदार्थ से बनी होनी चाहिए और सेम टू सेम जो आरोपित मरोड़ गुण है वो यहाँ पर लगना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरफ आपका जो है खोखली शाफ्ट का यहाँ पर सामर्थ्य लिख दिया गया है और दूसरी तरफ आपका ठोस शाफ्ट का सामर्थ्य मतलब लिख दिया गया है, दोनों की तुलना की गई है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो π/60 से π/60 टाउ से टाउ कट जाता है और ये आपका इतना बच जाता है जो कि यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ से क्या करते हैं, d नॉट 3 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस डी आई अपॉन डी थीटा बराबर d की पावर 3। अब यहाँ पर डी आई अपॉन डी थीटा बराबर के होता है, जिसको हम कर्तन मापांक बोलते हैं, तो इसके स्थान पर हम के रख देते हैं तो के की पावर 4 हो जाता है। अब हमें यहाँ से निकालना डी अपॉन डी नॉट बराबर ये क्या होता है, 1 माइनस के की पावर 4 की पावर 1/3। ये आपका ठोस शाफ्ट और खोखली शाफ्ट में रिलेशन होता है, जो समान सामर्थ्य होता है उस पर ये डेरिवेशन पूछा जाता है। इसको याद रखिएगा, जहाँ पर डी क्या होता है, ठोस शाफ्ट का बाह्य व्यास होता है, सॉरी डी आपका ठोस शाफ्ट का बाह्य व्यास होता है, डी नॉट आपका खोखली शाफ्ट का बाह्य व्यास होता है। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं अगले चैप्टर पे। तो आपका अगला चैप्टर आता है डिज़ाइन ऑफ जॉइंट, जिसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट के बारे में। तो आखिर जॉइंट क्या होता है इसका भी थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए कि प्रायः जब कोई भी मशीन अंग को प्रायः कोई भी मशीन कई सारे अंगों से मिलकर बनी होती है। इन अंगों को आपस में जोड़ने या बांधने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम जॉइंट कहते हैं या बंधन कहते हैं। अब जॉइंट दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका टेम्परेरी जॉइंट होता है, दूसरा आपका परमानेंट जॉइंट होता है। तो टेम्परेरी जॉइंट क्या होता है उसको देख लीजिए कि टेम्परेरी जोड़ वे जोड़ होते हैं जो अस्थायी बंधन रखते हैं, यानी कि ज़रूरत के बाद हम उसको खोलकर अलग कर सकते हैं। तो ऐसे जॉइंट हुए जो आपके अस्थायी जोड़ कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल नक्कड़ जोड़, काटर जोड़, चूड़ी जोड़ या स्प्लाइन जॉइंट इन सभी के उदाहरण होते हैं। अब स्थायी जोड़ इसका जो है सेम अपोजिट होता है। स्थायी जोड़ वे जोड़ होते हैं जिनमें जो बॉन्ड बनाया जाता है, जो बंधन बनाया जाता है, फिक्स बनाया जाता है। यदि एक बार जोड़ बना दिया गया तो उसको आसानी से बिना तोड़े अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में बनने वाले जो जोड़ होते हैं वो स्थायी जोड़ कहलाते हैं। अब स्थायी जोड़ में आपका सोल्डरिंग, वेल्डिंग, रिविट जोड़, ये सारे आपके स्थायी जोड़ में आपके आते हैं। अब यूटिलिटी ऑफ जो आपकी वेरियस जॉइंट है, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जोड़ों की उपयोगिता, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके लाभ वगैरह देख लेंगे। आइए अब आपको बताते हैं नक्कल जॉइंट के बारे में कि आखिर नक्कल जॉइंट क्या होता है। देखिए, नक्कल जॉइंट को मैंने एक वीडियो में अच्छे से कवर किया है, आप वहां से जाकर इसको पूरी इत्मीनान से देख सकते हैं कि नक्कल जॉइंट क्या होता है। देखिए, इस जोड़ का प्रयोग ऐसी दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जहां पर तनाव का बल लग रहा होता है, यानी कि नक्कल जॉइंट का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर चीज़ों में जो है तनाव का बल लग रहा होता है, तो उस कंडीशन में हम नक्कल जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इस जोड़ में यदि दोनों साइड जो है गाइड का प्रबंध कर दिया जाए, इसको सहारा दे दिया जाए, तो इस पे कुछ हद तक जो है हम दबाव बल भी लगा सकते हैं
यह जोड़ अस्थायी जोड़ होता है। इस कारण इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर जोड़ को फिटिंग एवं मरम्मत करने के लिए बार-बार खोलने की आवश्यकता होती है, वो आपका नक्कल जोड़ होता है। तो आई होप नक्कल जोड़ आपको समझ में आ गया होगा। अब नक्कल जोड़ में कौन-कौन सी संरचना होती है, यानी कौन-कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कभी-कभी सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है। तो इसमें एक सिंगल आई रॉड होती है, यहाँ पर जो बना होता है, यहाँ पर आपका सिंगल आई रॉड होता है। डबल आई रॉड यानी कि इस वाले यहाँ पर और इस चिमटे में जो आई रॉड बने होते हैं उसको डबल आई रॉड बोलते हैं। और यहाँ पर आपका नक्कल पिन लगा होता है, नक्कल पिन कॉलर लगा होता है और कॉटर पिन या स्प्लिट पिन लगा होता है। तो इतने सारे कंपोनेंट मिलकर ही आपका नक्कल जॉइंट का जो है डिज़ाइन बनाते हैं, नक्कल जॉइंट को बनाते हैं। अब नक्कल जॉइंट को बनाने में कौन-कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो नक्कल जोड़ के विभिन्न भागों को बनाने के लिए प्रायः स्टील या रॉड आयरन का प्रयोग किया जाता है। इनके निर्माण के लिए आवश्यकता अनुसार कास्टिंग या फोर्जिंग प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी नक्कल जोड़ बनाने के लिए जिस मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं उसे स्टील या रॉड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और इसको बनाने में जिस प्रक्रिया का जो प्रयोग किया जाता है वो आपकी कास्टिंग एवं फोर्जन की प्रक्रिया होती है। अब नक्कल जॉइंट के विभिन्न उपयोग होते हैं, यानी कि इसका उपयोग कहाँ-कहाँ पर किया जाता है, तो छत के ट्रसों के टाई रॉड को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, सस्पेंशन पुलों के कड़ियों में प्रयोग किया जाने वाला जोड़ होता है, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, प्रत्यागामी इंजनों यानी कि जो आपके रेसिप्रोकेटिंग इंजन होते हैं उसमें वाल्व मैकेनिज्म को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है साइकिल की चेन की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए हम नक्कल जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं और लीवर का जो फलक्रम होता है उसमें भी नक्कल जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट आपका आता है काटर जोड़। अब काटर जोड़ क्या होता है इसके बारे में भी यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जोड़ दो छड़ों को दृढ़तापूर्वक जोड़ने के काम आते हैं और ये जोड़ संपीड़न तथा तनाव दोनों प्रकार के भारों को सहन करते हैं। यानी कि जहाँ पर दो छड़ों को दृढ़तापूर्वक जोड़ने की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम काटर जोड़ का इस्तेमाल करते हैं और काटर जोड़ संपीड़न बल और तनाव बल दोनों प्रकार के बल इनमें सहने की क्षमता होती है। और काटर जोड़ तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला काटर होता है, दूसरा सॉकेट होता है, तीसरा स्पाइगॉट होता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं सॉकेट क्या होता है कि यह एक गोलाकार खोखली संरचना होती है जिसके भीतर स्पिगॉट को घुसाया जाता है। तो यहाँ पर आप सॉकेट देख ही सकते हैं, इस वाले भाग को हम सॉकेट कहते हैं। सॉकेट क्या होता है कि इसके अंदर ही आपका स्पिगॉट अंदर घुसाया जाता है। इसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए इसकी जो मुंह की मोटाई, सॉकेट की जो चौड़ाई है वो अधिक कर दी जाती है जिससे इसमें जो है वो मजबूती आ जाए और इस चौड़ाई वाले भाग को हम कॉलर कहते हैं। नेक्स्ट आपका स्पाइगॉट होता है। यह एक ठोस छड़ होती है, यानी कि स्पाइगॉट एक सॉलिड रॉड होती है जिसे सॉकेट के भीतर घुसाया जाता है। यानी कि स्पाइगॉट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मोटी सॉलिड रॉड होती है जिसको जो है क्या करते हैं कि सॉकेट के अंदर यहाँ पर घुसाया जाता है। ठीक है, स्पाइगॉट सॉकेट में एक निश्चित दूरी से ज़्यादा अंदर ना घुस जाए, इसीलिए स्पाइगॉट पे यहाँ पर देखिए कॉलर बना दिया जाता है जिससे वो अंदर ना जाए और किसी भी प्रकार के सॉकेट में तोड़फोड़ ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कॉटर। अब कॉटर क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉटर एक चपटी फन्नी होती है। चौड़ाई में इसकी एक साइड सीधी होती है और दूसरा साइड टेपरित रहता है। यहाँ पर एक इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम है, तो इस वाले भाग को टेपर कहते हैं। टेपर का मतलब है कि एक जैसे ये आपकी थी यहाँ पर चौड़ा था, यहाँ पर क्या है उसको टेपर कर सकरा बना दिया गया है, तो इसको हम टेपरित कहते हैं। और ये वाला टेपर का जो भाग है 1/24 होता है। सॉकेट तथा स्पाइगॉट दोनों में काटर के साइज के अनुसार जो है वो छेद कटे होते हैं। यानी कि जो आपका सॉकेट होता है यहाँ पर और जो आपका स्पाइगॉट होता है, इन दोनों में काटर के हिसाब से जो है छेद बने होते हैं, उन्हीं छेद में काटर को डालकर ठोक दिया जाता है और आपका जो है वो सॉकेट मजबूत जो जॉइंट है वो काटर जॉइंट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, और वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिखी भी है कि सॉकेट तथा स्पाइगॉट दोनों में काटर के साइज के अनुसार छेद कटा होता है। स्पिगॉट को सॉकेट में डालने के बाद काटर को छेद में डालकर ठोक दिया जाता है जिससे सॉकेट जोड़ और सॉकेट तथा स्पाइगॉट में बने छेदों के अवकाश के बीच में सॉकेट तथा स्पिगॉट के कॉलर एक दूसरे से टकरा जाते हैं और पूरी जो है काटर असेंबली फिक्स हो जाती है। तो ये था आपका काटर जोड़। और काटर जोड़ का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर असेंबली को बार बार खोलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन जोड़ों को आसानी से खोला
वह बंद किया भी जा सकता है। तो इसीलिए इनका जो है बहुतायत मात्रा में ऐसे स्थानों पर वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पर असेंबली को खोलकर भी आसानी से अलग किया जाता है। नेक्स्ट, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो पिस्टन रॉड को की क्रॉस हेड में इसका उपयोग करते हैं, यानी कि पिस्टन रॉड की जो क्रॉस हेड होती है उसको जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। फाउंडेशन यानी कि न्यू बोल्टों में काटर जोड़ का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के टूल फिक्सर्स में इसका उपयोग किया जाता है और पिस्टन रॉड को पंप छड़ों से सीधे जोड़ने के लिए हम काटर रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, ये था आपका मशीन डिज़ाइन की मैराथन क्लास। उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक आपको जो है एक बार आपका तो रिवीजन हो ही गया होगा। सेमेस्टर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गए तो इसके बारे में आप ज़रूर लिख सकते हैं। गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल पर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली और भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की जो मैराथन क्लास है वो आपसे मिस होने ना पाएँ। और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। इसकी पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।